अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू में मोन के डेब्यू करने के बाद वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के एक बड़े चैंपियन को चैलेंज करने वाले गए। एईडब्ल्यू में ब्रांड के क्रिएटिव पावर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के डेब्यू करने से पहले ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के बाहर उनका आखिरी मैच रसल किया है। मलाकाई ब्लैक के एईडब्ल्यू में बैड बुकिंग के बाद मलाकाई ब्लैक एईडब्ल्यू के बाहर रिटर्न कर चुके गए। तो गाइज वहीं स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने के बाद टीएनए का एक और सीनियर ऑफिशियल फायर्ड हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहां पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, विल ऑस्प्रे के आज से करीबन एक हफ्ते पहले एनजेपीडब्ल्यू में आखिरी मैच को रसल करने के बाद आज यहां पर विल ऑस्प्रे ने एईडब्ल्यू के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर उनका आखिरी मैच रसल किया, जहां पर आज यहां पर विल ऑस्प्रे ने यूके की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेप प्रो रेसलिंग के मेन इवेंट के ऊपर रेप प्रो रेसलिंग के ब्रिटिश वर्ल्ड चैंपियन माइकल ओकू को टाइटल के लिए चैलेंज किया था। और गाइस बात करें यहां पर ओवरऑल ये पूरा पेपर व्यू की, तो गाइस यहां पर आज यहां पर इस पूरे पेपर व्यू को विल ऑस्प्रे के रिटायरमेंट शो की तरफ बुक किया जाता है, जहां पर मेन इवेंट पर ऑस्प्रे के इस मैच से पहले ऑरेंज कैसिडी पेपर व्यू पर उनका सरप्राइज अपीयरेंस देते गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल टाइटल को लेकर आज यहां पर शो के ऊपर रसल करते गए। जिसके बाद कि आज यहां पर रेप प्रो के इस शो के ऊपर हमें यहां पर जैक सेब्रे जूनियर सहित मुस्तफा अली जैसे रेसलर रेप प्रो के शो पर एक्शन में देखने को मिले। बट गाइस फाइनली यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे यहां पर एक आखिरी बार रेप प्रो के ऊपर रसल करते गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आज यहां पर जब विल ऑस्प्रे ने रेप प्रो रेसलिंग शो के ऊपर आखिरी बार उनका मैच रसल किया, तो गाइस ऑस्प्रे का ये मैच विल ऑस्प्रे के पूरे रेसलिंग करियर के अंदर अब तक का सबसे लंबा सिंगल मैच बन चुका है। क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं, रेप प्रो रेसलिंग के ऊपर ऑस्प्रे का ये जो मैच हुआ है, ये मैच 20 या 30 मिनट का ना होके बल्कि पूरे यहां पर 48 मिनट का मैच था। और गाइज विल ऑस्प्रे के पूरे रेसलिंग करियर के अंदर विल ऑस्प्रे ने आज तक 48 मिनट लंबा सिंगल मैच नहीं लड़ा है। और गाइज एईडब्ल्यू में ऑस्प्रे के डेब्यू करने से पहले आज यहां पर जब विल ऑस्प्रे आखिरी बार इंडी रेसलिंग पर रसल कर रहे थे, तो गाइज विल ऑस्प्रे के इस मैच को देखने के लिए टोनी खान यहां पर अरीना के अंदर पहुंचे। और गाइस क्योंकि टोनी खान इस हफ्ते यूके के अंदर उनकी फुटबॉल टीम फुलहन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, तो गाइस इसीलिए टोनी खान, डार्बी एलन और ऑरेंज कैसिडी जैसे रेसलर ये तीनों की तीनों विल ऑस्प्रे के मैच को देखने के लिए आज यहां पर अरीना में वीआईपी बॉक्स के अंदर मौजूद थे। जहां पर ऑस्प्रे के पूरे मैच के दौरान टोनी खान यहां पर ऑस्प्रे को काफी ज्यादा चीयर करते गए। और करीबन 47 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर माइकल ओकू यहां पर विल ऑस्प्रे को सबमिशन के साथ बीट कर देते गए। और क्योंकि माइकल ओकू रेप प्रो रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन है, तो गाइस इसलिए ऑस्प्रे के आखिरी मैच के अंदर विल ऑस्प्रे यहां पर ओकू को हरा नहीं सकते थे। और आज यहां पर ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू के बाहर आखिरी मैच के अंदर करीबन 47 मिनट के ब्रूटल मैच के बाद ऑस्प्रे को यहां पर हार का सामना करना पड़ता है, जहां पर माइकल ओकू के टाइटल को रिटेन करने के बाद शो के एंडिंग पर ऑस्प्रे उनका प्रोमो कट करते गए और विल ऑस्प्रे ये कंफर्म करते गए कि अब यहां पर विल ऑस्प्रे ना तो एनजेपीडब्ल्यू में रसल करेंगे और ना ही इंडी रेसलिंग में रसल करेंगे, क्योंकि अब यहां पर विल ऑस्प्रे टोनी खान की कंपनी के साथ फुल टाइम एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर अरीना में टोनी खान के सामने विल ऑस्प्रे उनका प्रोमो के अंदर टोनी खान को थैंक यू करते गए। और गाइस विल ऑस्प्रे ये कंफर्म करते गए कि टोनी खान ने काफी मोटे पैसे देके ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू के अंदर साइन किया है। और गाइस इसीलिए विल ऑस्प्रे टोनी खान से ये प्रॉमिस करते गए कि ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू के साथ एक्सक्लूसिव काम करेंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के सम ऑफ द बेस्ट मैचेस देने वाले गए। विल ऑस्प्रे के काफी शानदार इमोशनल प्रोमो के बाद शो के एंडिंग पर अरीना में 2000 से ज्यादा सोल्ड आउट क्राउड के द्वारा हमें यहां पर ऑस्प्रे के लिए लाउड शेयर देखने को मिलता है। और गाइस शो के एंडिंग के ऊपर जब यहां पर ऑस्प्रे अरीना से वॉकआउट कर रहे होते गए, तो जैक सेब्रे जूनियर अरीना के अंदर आके आज यहां पर विल ऑस्प्रे से गले मिलते गए। और क्योंकि जैक सेब्रे जूनियर और ऑस्प्रे ने लगभग एक ही टाइम के ऊपर रेप प्रो रेसलिंग के अंदर अपना रेसलिंग करियर शुरू किया था, तो गाइस इसीलिए आज यहां पर जब ऑस्प्रे आखिरी बार रसल कर रहे थे, तो शो के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर और विल ऑस्प्रे के बीच में हमें यहां पर काफी बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्प्रे के अब यहां पर इंडी रेसलिंग और एईडब्ल्यू के बाहर सभी कंपनी को छोड़ देने के बाद ऑस्प्रे यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एक्सक्लूसिव काम कैसे करते गए। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आप में से जो
जो भी लोग एलीट मेनिया के मेंबर है वो लोग यहाँ पर मेंबरशिप पर जाके विल ऑस्प्रे और माइकल ओकू के मैच को फ्री में देख सकते गए, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर एलीट मेनिया के मेंबर्स के लिए विल ऑस्प्रे और माइकल ओकू के मैच का हाईलाइट अपलोड कर दिया है। और इसीलिए अगर आप लोग एलीट मेनिया के मेंबर हो तो आप लोग अभी जाकर मैच को पूरी तरह से देख सकते हो। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मलाकाई ब्लैक के फ्यूचर की। बात करें अगर यहाँ पर मलाकाई ब्लैक की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर लगभग पिछले 1.5 साल से भी ज्यादा दिनों से मलाकाई ब्लैक को एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान की कंपनी में कोई भी सिंगल मैच नहीं मिला है। और गाइज करीबन 600 दिनों से ज्यादा भी एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी सिंगल मैच ना मिलने के बाद अब फाइनली करीबन 2 सालों के बाद मलाकाई ब्लैक ने उनका सिंगल मैच रसल किया है। बट गाइज ये सिंगल मैच एईडब्ल्यू में ना होके बल्कि मलाकाई ब्लैक की खुद की रेसलिंग कंपनी के अंदर हुआ है। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, मलाकाई ब्लैक और उनकी वाइफ जेलिना वेगा उनका खुद का रेसलिंग एकेडमी चलाते गए, जहां पर डार्क आर्ट रेसलिंग एकेडमी के अंदर आज यहां पर जब मलाकाई ब्लैक के स्टूडेंट लेटेस्ट टाइम पर परफॉर्म कर रहे थे तो गाइज मलाकाई ब्लैक के अपने रेसलिंग कंपनी के अंदर मलाकाई ब्लैक यहां पर मेन इवेंट के ऊपर रेसल करते गए। और गाइज शो के मेन इवेंट के ऊपर मलाकाई ब्लैक आज यहां पर उनके स्टूडेंट को बीट करते गए, जहां पर मलाकाई ब्लैक के इस मैच के लिए एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद होते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर लगभग पिछले 2 सालों तक टोनी खान के मलाकाई ब्लैक को एक भी सिंगल मैच में बुक ना करने के बाद अब यहां पर मलाकाई ब्लैक को अपनी खुद की रेसलिंग कंपनी के ऊपर सिंगल मैच रेसल करना पड़ रहा है। वेल गाइज एक बात तो मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि जिस तरीके से टोनी खान ने मलाकाई ब्लैक को यूज किया है, डेफिनेटली यहां पर मलाकाई ब्लैक को एईडब्ल्यू से अपना रिलीज लेना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में ब्रांड के क्रिएटिव पावर की। वेल बात करें अगर यहां पर ब्रांड रेसन की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा पावर ब्रांड के पास है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन दोनों शो के अंदर ब्रांड को यहां पर बैक स्टेज पर काफी ज्यादा पावर मिलती गई। बट गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के स्टोरी लाइन के साथ साथ ब्रांड रेसन को टोनी खान ने सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर दे दी गई। और गाइज वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर जितने भी मैचेज होते गए उन सभी मैचेज को कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये हमेशा टोनी खान डिसाइड करते गए। बट गाइज अब यहां पर स्टिंग के बाद ब्रांड वो दूसरे रेसलर बन चुके गए, जिसे यहां पर टोनी खान ने ये क्रिएटिव फ्रीडम दे दी गई कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अपने मैचेज के विनर और लूजर को चूज कर सकते गए। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर स्टिंग को ये फ्रीडम दी गई कि वो चाहे तो मैच को हार या फिर मैच को जीत सकते गए, वैसे ही ब्रांड को अब टोनी खान ने ये क्रिएटिव फ्रीडम दे दी गई कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड के आखिरी फुल टाइम करियर के अंदर ब्रांड यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जिस मैच को चाहे जीत और जिस मैच को चाहे हार सकते गए। और गाइज यहां पर स्टिंग के बाद ब्रांड अब वो दूसरे रेसलर बन चुके गए, जिसको यहां पर टोनी खान ने ये क्रिएटिव पावर दे दी गई कि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर अब ये डिसाइड करने वाले गए कि वो किस मैच को जीतेंगे और किस मैच को हारेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के ब्रांड को इतनी बड़ी पावर देने के बाद ब्रांड यहां पर इस पावर को कैसे यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलिंग में पावर की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिसेंटली यहां पर टीएनए रेसलिंग ने उनके प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरी को कंपनी से फायर कर दिया है। और गाइज यही स्कॉट डोमोरी के कंपनी से फायर होने के बाद अब टीएनए रेसलिंग की तरफ से एक और बड़ा नाम फायर हो चुका है। और गाइज इस बार ये बड़ा नाम और कोई ना हो के बल्कि टीएनए और एंथम स्पोर्ट के फॉर्मर सीईओ एड नॉर्डम है। वेल अगर आपको नहीं मालूम है कि एड नॉर्डम कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं, टीएनए रेसलिंग के अंदर जहां स्कॉट डोमोरी पिछले काफी सालों से टीएनए के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे तो गाइज वहीं स्कॉट डोमोरी के बाद दूसरे जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा पावर थी वो यहां पर बैक स्टेज पर एड नॉर्डम थे। और गाइज यहां पर जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्रिपल एच के कंपनी के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने से पहले ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीओओ का काम करते थे, वैसे ही एड नॉर्डम पिछले काफी सालों से टीएनए रेसलिंग के अंदर टीएनए के सीओओ के तौर पर काम कर रहे थे। और गाइज जब यहां पर स्कॉट डोमोरी को कंपनी से फायर किया गया तो गाइज लगे हाथ एंथम स्पोर्ट के द्वारा एड नॉर्डम को भी कंपनी से फायर कर दिया गया है। और गाइज इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि एड नॉर्डम यहां पर स्कॉट डोमोरी के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइज यहां पर स्कॉट डोमोरी और एड नॉर्डम दोनों ये चाहते थे कि एंथम स्पोर्ट यहां पर टीएनए रेसलिंग के बजट को रेज करे, जिसके जरिए ये दोनों कंपनी को बड़े अरीना के अंदर बुक करते। और गाइज यहां पर एड नॉर्डम और स्कॉट डोमोरी वो दो लोग थे जिन लोगों ने सीएम पंक और विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर को टीएनए रेसलिंग में आने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। और गाइज क्योंकि ये दोनों ही टीएनए कंपनी के बजट को बढ़ाने को लेकर बात कर रहे थे तो गाइज इसीलिए एंथम स्पोर्ट ने अब इन दोनों को फायर कर दिया
दिया है और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि एंथम स्पोर्ट के टीएनए के दो सबसे बड़े सीनियर ऑफिशियल को फायर करने के बाद आखिर यहां पर ये कंपनी आगे कैसे चलती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू प्लान की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू मैच को लेकर बातें चल रही गई, जहां पर करंटली एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ब्रिट बेकर और विलो नाइटिंगेल जैसे रेसलर्स को मर्सिडीज मोन के खिलाफ बुक करने की प्लानिंग कर रही गई। तो गाइज वहीं अभी इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि एईडब्ल्यू के अंदर मोन के डेब्यू करने के कुछ ही दिनों के अंदर मोन यहां पर एईडब्ल्यू के एक बड़े चैंपियन को चैलेंज करने वाली गए और ये चैंपियन एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन ना होके बल्कि एईडब्ल्यू की टीबीएस चैंपियन जूलिया हर्ट होने वाली गए। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही गई कि एईडब्ल्यू कंपनी जूलिया हर्ट और मर्सिडीज मोन के बीच में मर्सिडीज मोन के डेब्यू के बाद बहुत ही जल्द चैंपियनशिप मैच कराएगी। और अगर यहां पर जूलिया हर्ट की इंजरी जल्दी ठीक हो जाती गई तो गाइज बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर मोन के डेब्यू करने के बाद वो यहां पर जूलिया हर्ट को हराकर एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू टीबीएस चैंपियन बनेंगी। और क्योंकि टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन चैंपियन के तौर पर काफी बढ़िया काम कर रही गए, तो गाइज इसीलिए मोन के डेब्यू करने के बाद वो डायरेक्टली एईडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन ना बनके बल्कि एईडब्ल्यू की पॉसिबली टीबीएस चैंपियन बनेंगी, जिसके द्वारा मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के टीबीएस टाइटल को और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस बनाने वाली गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान एईडब्ल्यू के अंदर मोन और जूलिया हर्ट के मैच को कब बुक करते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।